नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से रिलेटेड पहले के 2-3 वीडियोज़ हैं, उनको पहले आप देख लें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। पर इससे पहले जो इसके पहले वाला वीडियो है उसमें हमने पढ़ा था हिंदी की जो भाषा है उसकी उपभाषाएँ 5 उपभाषाएँ थी। पश्चिमी हिंदी थी, पूर्वी हिंदी थी, राजस्थानी थी, पहाड़ी थी और बिहारी थी। उनसे जो है 18 बोलियों का जन्म हुआ। तो वो है कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणी, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी थी, मारवाड़ी थी, जयपुरी थी, मेवाती थी, मालवी थी और पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी तथा कुमाऊनी थी। फिर आगे हमारा बिहारी में था हमारा भोजपुरी, मगही और मैथिली। ठीक है दोस्तों, तो पहले का जो वीडियो था वहाँ अब तक का सफ़र था। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी प्रसार के आंदोलन। इस हिंदी प्रसार के आंदोलन को पढ़ने के लिए हम मुख्य रूप से छोटे छोटे टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे, जैसे नागरी लिपि का विकास और उसका मानकीकरण कैसे हुआ। हिंदी प्रसार के आंदोलनों के बारे में भी पढ़ेंगे तथा उनकी जो मुख्य व्यक्ति और संस्थाओं का जो योगदान रहा वह क्या था। हिंदी के जो प्रसार में संलग्न प्रमुख संस्थाएं थी वो कौन कौन सी संस्थाएं थी, जैसे नागरी प्रचारणी सभा थी काशी की। ठीक है, तो आ गया। फिर हम पढ़ेंगे राजभाषा के रूप में हिंदी। राजभाषा और राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर क्या है। हिंदी भाषा के जो अलग अलग जो रूप हैं वह कौन कौन से हैं। भाषा व बोली में अंतर क्या है, ये सभी हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब वह है नागरी लिपि का विकास और मानकीकरण। नागरी लिपि का विकास और उसका मानकीकरण। तो जो भारत में सबसे पुरातन जो लिपि थी वह सिंधु घाटी की लिपि हो गई। जो सबसे प्राचीन लिपि थी वह कौन सी है, सिंधु घाटी की लिपि हो गई। सिंधु घाटी की लिपि हो गई। हमारी आ जाती है ब्राह्मी लिपि आ जाती है, ब्राह्मी लिपि आ जाती है और आ जाती है खरोष्टरी लिपि आ जाती है, खरोष्टरी लिपि आ जाती है। ये जो सारी तीनों लिपियां हैं वह प्राचीन रूप हैं इसका। सिंधु घाटी, ब्राह्मी और ये सब जो है प्रसिद्ध है लिपि, जो कि भारत की पुरातनी लिपि में आ जाती है। ठीक है, तो फिर अब सिंधु घाटी की जो सभ्यता की लिपि है, कुछ चित्राक्षर थी, कुछ ध्वन्याक्षर थी। जैसे सन 400 ईसा पूर्व से जो पूर्व इस भाषा को जो भारत के उत्तर पश्चिमी प्रदेश के अलग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है जिसमें उस भाषा को लिखा जाता है, जो लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं, लिपि, एक सेकेंड, लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है उसे नागरी या देवनागरी लिपि कहा जाता है। जो हिंदी जो है जिस लिपि में लिखी जाती है उसे नागरी या देवनागरी लिपि कहा जाता है। तो हिंदी में तो देवनागरी लिपि क्या जाता है बोला जाता है। अंग्रेजी में रोमन लिपि कहते हैं, उर्दू में फारसी लिपि कहते हैं तथा जो पंजाबी में है गुरुमुखी लिपि लिखी जाती है। तो हमने हिंदी के साथ साथ बहुत सारी भाषाओं की लिपि देखी, जैसे उर्दू की हो गई, फारसी, अंग्रेजी की हो गई, रोमन, पंजाबी की हो गई गुरुमुखी, हिंदी की हो गई हमारी देवनागरी लिपि। तो ये जो सिंधु घाटी की जो भाषाएं थी, ब्राह्मी लिपि जो थी, खरोष्टरी लिपि थी, वह क्या है प्राचीन रूप से जो ये मुख्य रूप से जो है ब्राह्मी और खरोष्टरी, ये दोनों जो है भारत की दो प्राचीन लिपियाँ मानी जाती है। इनमें से जो ब्राह्मी लिपि है उसी से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है, तो वो है ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। अब देवनागरी लिपि का जो प्रयोग है हिंदी, मराठी, नेपाली भाषाओं को लिखने में होता है। जो देवनागरी लिपि है वो किन किन भाषाओं को लिखने में होता है, तो वो है हिंदी में, मराठी, हिंदी को भी लिखने में प्रयोग होता है और हमारा आ गया नेपाली, मराठी, ये सब जो भाषा है वो देवनागरी लिपि को लिखने में प्रयुक्त होता है। अब इसके अतिरिक्त जो है संस्कृत जो है वो प्राकृत और अपभ्रंश भाषाएं भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। ठीक है, तो फिर जो देवनागरी लिपि का समुचित विकास हुआ वह है 8वीं शताब्दी में। देवनागरी लिपि का विकास कब हुआ, तो वो है 8वीं शती से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। तो
गुजरात के जो राष्ट्रकूट नरेशों की यह लिपि थी। देवनागरी लिपि जो है गुजरात के राष्ट्रकूटों नरेशों की यह लिपि थी। अब जो है ब्राह्मी लिपि के कई क्षेत्रीय रूपांतर थे। इनमें से एक रूपांतर जो है उत्तरी शाखा के रूप में था, जिसे नागरी कहते हैं। ब्राह्मी लिपि का जो एक और रूप था, जिसे हम क्या कहते हैं, नागरी। क्या कहते हैं, नागरी। नागरी लिपि कहते हैं। इसी से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। इसी से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। फिर कुछ लोगों का मत है कि यह गुजरात के नागर ब्राह्मणों की लिपि थी तथा इसके अक्षर तांत्रिक चिन्हों देवनागर के अनुरूप चौकोर हैं, इसलिए इसे देवनागरी कहने लगे, किंतु यह मत अधिक पुष्ट नहीं होता है। अब जो है ब्राह्मणी लिपि की जो उत्तरी शाखा नागरी का प्रयोग जब देवभाषा संस्कृत में होने लगा, तो वो जो लिपि है वह कौन सी लिपि कहलाने लगी, देवनागरी लिपि कहलाने लगी। जब उत्तरी शाखा नागरी का प्रयोग देवभाषा संस्कृत के लिए हुआ तो वो भाषा ब्राह्मी लिपि देवनागरी लिपि कहलाने लगी। फिर देवनागरी लिपि का जो हुआ सुधार हुआ, कुछ उसमें संशोधन हुए, तो वो कैसे कैसे थी हम देख लेते हैं। तो देवनागरी लिपि और उसके सुधार एवं संशोधन को देख लेते हैं एक बार। तो देवनागरी लिपि में सुधार और संशोधन के जो प्रयास समय समय पर किए गए, उन्हें देवनागरी का विकास कहते हैं। इस संबंध में निम्न तथ्य हैं जो मैं बता देती हूँ। सर्वप्रथम बम्बई राज्य में महादेव गोविंद रनाडे ने लिपि सुधार समिति गठित की। तो देखते हैं कि सर्वप्रथम बम्बई राज्य में जो महादेव गोविंद रनाडे जी हैं, उन्होंने लिपि सुधार समिति की संस्था गठन की। फिर देख लेते हैं महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे में लिपि सुधार योजना बनाई गई। महाराष्ट्र में लिपि सुधार संस्था योजना भी लिख सकते हैं, योजना बनाई गई। फिर 20वीं सदी के जो आरंभ में लोकमान्य तिलक जी थे, उन्होंने अपने पत्र केसरी में जो लिपि सुधार की चर्चा की। लोकमान्य तिलक जी हैं, उन्होंने लिपि सुधार की चर्चा की अपने पत्र में केसरी। कौन से पत्र में? अपने केसरी पत्र में लिपि सुधार की चर्चा की। जो है अगले जो आ जाते हैं हमारे महात्मा गांधी जी आ जाते हैं, वीर सावरकर जी आ जाते हैं, ये जो विनोबा भावे जी आ जाते हैं, काका कालेकर जी आ जाते हैं, आचार्य नरेंद्र देव जी आ जाते हैं। उन्होंने जो है लिपि में जो सुधार एवं संशोधन के प्रयास किए। तो जो काका कालेकर ने जो अ की 12 खड़ी का सुझाव देकर स्वर ध्वनियों की जो संख्या कम कर दी, जैसे अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, इसका यहाँ तक जो है अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ में उन्होंने संख्या कम कर दी। फिर जो हमारे डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी आ जाते हैं, उन्होंने पंचवर्ण के स्थान पर अनुस्वार, जैसे जो हमारे क ख ग घ अंग आ जाता है, च छ ज इ आ जाता है, ट ठ ड ढ अण आ जाता है, उनकी जगह पे या हम अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं, आधा न का प्रयोग कर सकते हैं, म का प्रयोग कर सकते हैं। फिर जो हमारे श्रीनिवास जी आ जाते हैं, उन्होंने ये सुझाव दिया कि इस लिपि में जो महाप्राण ध्वनियाँ निकाल दी जाए और उसके स्थान पर जो अल्प प्राण ध्वनियों के नीचे कोई चिन्ह लगाकर काम चलाया जाए। अब जो है 5 अक्टूबर 1941 ईस्वी में जो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में लिपि सुधार समिति की जो बैठक आयोजित की गई, जिसमें मात्राओं को जो उच्चारण क्रम में लगाने की, जो छोटी ई की मात्रा को व्यंजन के आगे लगाने का तथा छोटी ई की मात्रा लगाने का, और जो प्र में जो र होता है उसको अक्षर के आगे लगाने का सुझाव दिया गया। फिर 1947 में यूपी में जो सरकार ने आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में जो लिपि सुधार समिति गठन की थी, इसमें प्रयुक्त सुझाव दिए थे। तो जो पहला की जो है
की जो 12 खड़ी है वह भ्रामक है। मात्राएँ यथास्थान रहे किंतु उन्हें थोड़ा दाहिनी ओर लिखा जाए। जो मात्राएँ हैं उसे बाएं साइड ना लिखते हुए उसे दाईं साइड की ओर ही लिखी जाए। अनुस्वार का जो प्रयोग मैंने ये बताया वो प्रयोग किया जाए तथा जो झ, ध, भ, ल आगे अक्षर द्विविध लिखे जाने वाले जो अक्षर आ गए उनको निम्न रूप से स्वीकार किया गया। और जो ये छ हमारे आगे छ, त्र, ज्ञ आगे ये इनमें इन तीनों अक्षरों को वर्णमाला में स्थान दिया जाए। फिर इन सुझाव के थोड़े हेर फेर करने के बाद इसे जो है स्वीकार कर लिया गया। फिर सन 1953 में जो डॉक्टर राधा कृष्ण जी हैं, राधा कृष्ण जी की अध्यक्षता में एक उच्चारित बैठक हुई जिसमें सुझाव दिया गया कि जो ह्रस्व ई की जो मात्रा है व्यंजन की पूर्व लगाई जाए। ख, ध, भ, छ को क्रमशः ख, ध, भ, छ के रूप में लिखा जाए। और जो लिपि सुधार के लिए जो समय समय पर अनेक प्रयास होते रहे हैं, लिपि सुधार के लिए जो अनेक समय पर प्रचार होते रहे, यह प्रक्रिया अभी तक चल रही है। अब जो है देखेंगे कि देवनागरी लिपि ने अंग्रेजी की जो अ ध्वनि है, ये अ जैसे हो गया, ऑफ हो गया, ऑक्सफोर्ड हो गया, ये जो ध्वनि को अंकित कर लिया। और फारसी के भी कुछ शब्द ने हिंदी ने अंकित किया, जैसे फ हो गया, ख हो गया, ग हो गया, गज़ल। तो ये सब जो है क हो गया हमारा, ये सब जो है कुछ ध्वनि फारसी की हिंदी में आ गई, कुछ अंग्रेजी की फारसी की जो है वो हिंदी में आई। इसी रूप से हिंदी का विकास होता चला गया। अब आगे हम ध्यान देते हैं कि हिंदी प्रचार के आंदोलन में जो प्रमुख व्यक्ति एवं उनकी जो संस्थाएं थी वह क्या थी। तो आधुनिक काल में हिंदी जो गद्य का प्रचार प्रसार हुआ, इस काल में गद्य की प्रधानता रही तथा गद्य की सभी विधाओं में प्रचुर जो साहित्य लिखा। गद्य के विकास के लिए जो परिस्थिति आवश्यक थी वे आधुनिक काल में जो है विद्यमान थी। ठीक है, तो फिर मध्यकाल में जो ब्रज भाषा गद्य की कुछ उल्लेखनीय कृतियाँ मिलती है, जैसे मैंने बताया 252 वैष्णव की वार्ता हो गई, 84 वैष्णव की वार्ता हो गई, जो गोकुलनाथ की रचनाएं हैं। इन पुस्तकों के जो ये है रचयिता गोसाई गोकुलनाथ जी, पूरा नाम है गोसाई गोकुलनाथ का, या उनके कोई शिष्य हैं विट्ठलनाथ। इसी समय जो नाभादास ने अष्टयाम की रचना की। फिर खड़ी बोली गद्य के प्रचार प्रसार में जो लेखकों की जो कृतियाँ का योगदान रहा, जैसा मैंने आपको अपने पहले वाले वीडियो में बताया है और लिख के भी मैंने एग्जाम्पल्स दिए थे आपको। तो हो गया भाषा योग विशिष्ट, ये किसकी रचना थी, राम प्रसाद निरंजनी जी की हो गई। मुंशी सदा सुखलाल नियाज की सुख सागर की हो गई। फिर हो गई इंशाअल्लाह खां रानी केतकी की कहानी हो गई। लल्लू लाल का प्रेम सागर हो गया। फिर सरदार मिश्रा नाखी से तो पाख्यान हो गया। वो जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ लिखे थे वह मैं आपको फिर से दे रही हूँ। ठीक है, फिर हो गए राजा लक्ष्मण सिंह हो गए, श्रद्धा राम फुलौरी जी हो गए, उनका जो सत्यमती प्रगवा या भाग्यवती जो उपन्यास है उन सबकी रचना खड़ी बोली में हुई। फिर आधुनिक काल में जो सांस्कृतिक जो चेतना जागृत होने के फलस्वरूप जो अनेक आंदोलन प्रारंभ हुए, उसमें जो प्रमुख है तो ध्यान देते हैं ब्रह्म समाज का स्थापना कब हुआ, 1828 ईस्वी में। इसके जो संस्थापक थे वह है राजा राम मोहन रॉय। फिर हो गए हमारे प्रार्थना समाज आ गया हमारा, प्रार्थना समाज। इसकी स्थापना 1867 ईस्वी में हुई। इसके जो संस्थापक थे गोविंद रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे जी थे। फिर हो गया तीसरा जो हो गया आर्य समाज के संस्थापक इसके संस्थापक जो थे वह दयानंद सरस्वती जी थे हमारे, जो 1867 में स्थापना हुई थी किसकी, स्वामी दयाराम सरस्वती। ध्यान दें यहाँ पे दयाराम ना होगा दयानंद होगा।
फिर हमारे जो चौथा जो समाज आ गया वह है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक थे वो कौन थे? जो है स्वामी विवेकानंद जी। फिर आगे हमारे ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो संस्थापक थे वह है एनी बेसेंट थे। फिर स्वराज आंदोलन के जो हो गए अनेक राष्ट्रीय नेता थे, अनेक राष्ट्रीय नेता में आ गया हमारे जैसे महात्मा गांधी जी आ गए। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रभाषा के प्रचार प्रसार में जो राष्ट्रीय भाषा के जो प्रचार प्रसार में सक्रिय योगदान देने वाले जैसे पंडित मोहन मालवीय जी हो गए, बाल गंगा तिलक जी हो गए, लाला लाजपत राय जी हो गए, राजा राम मोहन राय जी हो गए, और जैसे मैंने कहा महात्मा गांधी जी हो गए, राजेंद्र प्रसाद जी हो गए, काका कालेकर जी हो गए, सेठ गोविंद दास जी हो गए, इनका नाम लिया जा सकता है। अनेक राष्ट्रीय नेता में ये सब आ गए। फिर इसके बाद इन सभी नेता जो है हिंदी को जनता के संपर्क का माध्यम बनाया तथा अपने भाषण भी हिंदी में दिए। जो हम विवेकानंद की जीवनी अगर पढ़े तो इसमें देखते हैं कि जो विवेकानंद जब विदेश की यात्रा पे गए थे तो वहाँ पे उन्हें भाषण देना पड़ा था, तो उन्होंने जो है इंग्लिश में ना देकर हिंदी में अपने भाषण को दिया। फिर ये सभी जो नेता हैं हिंदी को संपर्क की भाषा बनाया तथा इन्होंने हम देख सकते हैं कि भाषा हिंदी में दी है। महात्मा गांधी का जो मत है कि हिंदी की जो भारतीय राजभाषा हो सकती है, क्योंकि जन जन की भाषा है, इसलिए जो गांधी जी थे उन्होंने प्रेरणा से जो 1925 में कानपुर कांग्रेस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित हुआ कि कांग्रेस अपने समस्त कार्यकलाप हिंदी भाषा में करेगी। जो गांधी जी के प्रयास से वर्धा और मद्रास में जो राष्ट्रभाषा का प्रचार हेतु राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना भी हुई। फिर देख सकते हैं कि हिंदी को स्कूलों में प्रवेश दिलाने का श्रेय किसको जाता है? शिव प्रसाद सितारे हिंद को जाता है। शिव प्रसाद सितारे हिंद को जाता है। क्या जाता है? हिंदू स्कूल खुलवाने का श्रेय किसको जाता है? शिव प्रसाद सितारे हिंद का। फिर हो गए सर सैयद आदम खां जो उर्दू के पक्षधर थे और अंग्रेजी के कृपा पात्र थे। सितारे हिंद ने उनसे टक्कर लेते हुए जो हिंदी को विद्यालय के रूप में जो प्रवेश दिलवाया और हिंदी का पठन पाठन प्रारंभ कराया, उनके इस योगदान के लिए हिंदी जगत सदैव उनका आभारी रहेगा। अब हम कुछ हिंदी के प्रचार प्रसार में जो योगदान करने वाली अनेक संस्थाएं थीं, जिनमें प्रमुख रूप से जो नागरिक प्रचारणी सभा हो गई, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग हो गया, दक्षिण भारत हिंदी प्रसार सभा जो हो गया मद्रास का हो गया, तो उन्हें हम विस्तार से इसमें चर्चा करेंगे। तो पहला हमारा हो गया नागरिक प्रचारणी सभा काशी 1893 ईस्वी में। मुख्य रूप से ये कुछ संस्थाएं हैं, उनका जो नाम है तो जो है पहला राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा 1938, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा 1938। ये 96 में महात्मा गांधी टंडन जी जो थे इन्होंने हिंदी का प्रचार प्रसार किया। वर्धा का जो प्रचार प्रसार वर्धा में किया गया, उन्होंने महात्मा गांधी तथा राष्ट्रीय टंडन को यह श्रेय जाता है। फिर महाराष्ट्र में जो राष्ट्रीय सभा पुणे में जो संस्था स्थापित हुई, उसमें जो मुख्य पत्रिकाएं निकली वह है राष्ट्रवाणी, जो है 1945 में हुआ। अब एक और बहुत सारी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं जैसे उद्दंड मारदंड हो गया, प्रजा मित्र, प्रजा हितैषी हो गया, हरिश्चंद्र मैगजीन हो गया, हिंदी प्रदीप हो गया बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, फिर भरत मिलाप कोलकाता का हो गया, कवि वचन सुधा जो हो गया बनारस में हरिश्चंद्र जी ने किया, नागरिक प्रचारणी सभा का वेणी प्रसाद ने किया, सरस्वती पत्रिका हो गई, मर्यादा हो गया, इंदु प्रताप चांद मतवाला, पंजाब केसरी हो गया, विशाल भारत, जो ये सब महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं, इसमें योगदान रहा हिंदी का बहुत मतलब जो थे हमारे विद्वान हिंदी के, इन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो फिर अब जो अगला आ जाता है राष्ट्रभाषा और राजभाषा। राष्ट्रभाषा और राजभाषा, क्या आप इन दोनों में अंतर जानते हैं? जो राजभाषा है, राजभाषा का जो अर्थ है संविधान द्वारा
स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा, या तो बोल सकते हैं किसी देश का सरकारी कामकाज जिस भाषा में करने का कोई निर्देश संविधान के प्रावधानों द्वारा दिया जाता है वह देश की राजभाषा कहलाती है। वो क्या कहलाती है? देश की राजभाषा कहलाती है। भारत के संविधान में हिंदी भारत को राज्यसभा का दर्जा दिया गया, किंतु साथ ही यह प्रावधान दिया गया कि अंग्रेजी भाषा की जो केंद्र सरकार है अपना कामकाज अंग्रेजी में कर सकती है जब तक हिंदी को पूरी रूप से राजभाषा के रूप में स्वीकार नहीं हो सकता। अब हम देख सकते हैं कि जो प्रारंभ में जो संविधान लागू होते हैं समय समय पर जो समय समय पर बदलते रहते हैं। जैसे 1950 में यह कहा गया था कि अंग्रेजी को जो है 15 वर्ष के लिए सरकारी कामकाज के लिए रखा जाएगा, पर 1965 आते आते जो संविधान संशोधन के द्वारा इस अवधि को अनिश्चित के लिए बढ़ा दिया गया। यही कारण है कि जो संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किए जाने का जो केंद्र सरकार का अधिकांश सरकारी कामकाज जो है अंग्रेजी भाषा में होता था, इसलिए राजभाषा हिंदी को पूरी तरीके से राजभाषा के रूप में नहीं लिया गया। फिर अब देख लेते हैं राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा और राज्यसभा में स्पष्ट कर लेना आवश्यक है, क्योंकि किसी देश की राष्ट्रभाषा उस देश की बहुसंख्यक लोगों की भाषा माना जाता है। जब कोई भाषा अपने महत्व के कारण राष्ट्र के विस्तृत भूभाग में जनता द्वारा अपना ली जाती है तो उस भाषा को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय भाषा, या वह जो भाषा है राष्ट्रीय पद को प्राप्त कर लेती है। फिर हिंदी भाषा की जो राष्ट्रभाषा है, क्योंकि वह जो उपयुक्त कसौटी पर खड़ी उतरी है। राजभाषा का अभिप्राय देश के संविधान द्वारा स्वीकृत वह भाषा जिसमें संघीय सरकार अपना कामकाज करती है, अर्थात संवैधानिक तौर पर घोषित सरकारी कामकाज की भाषा होती है। अब देख सकते हैं कि जो हमारी भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का जो प्रावधान किया गया था, वह जो संघ की जो राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी। फिर स्पष्ट है कि जो हिंदी भारत में राजसभा तो है, साथ ही भारत की बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के कारण जो है राष्ट्रभाषा भी है, किंतु राजभाषा जहाँ संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषा को ही माना जा सकता है, वहीं राष्ट्रभाषा का जो देश संविधान में कोई लेना देना नहीं है। अब देखते हैं कि राष्ट्रभाषा के लिए जो आवश्यक गुण है वह क्या क्या होने चाहिए। राजभाषा के लिए जो गुण है वह राष्ट्र देश में जो बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोली जानी चाहिए, उसमें उच्च कोटि साहित्य की रचना होनी चाहिए, शब्द भंडार होने चाहिए, एक व्यापक क्षेत्र में बोली जानी चाहिए, व्याकरण और जो वैज्ञानिक है वह शुद्ध हो, राष्ट्रीय जो संस्कृति है वो उसका प्रतिनिधित्व करती हो, भाषा राष्ट्रीय एकता का सहायक हो। ये सभी जो है राष्ट्रीय भाषा के लिए एक आवश्यक गुण है। फिर हम देखते हैं कि 14 सितंबर 1949 में राजभाषा का दर्जा दिया गया हिंदी को। फिर संविधान 343 से 351 राजभाषा का जो प्रावधान दिया गया था, तो पहला जो है 343 के अध्याय धारा 1 में राजभाषा हिंदी होनी चाहिए तथा लिपि देवनागरी। और संविधान 343 के दूसरे संशोधन में 27 मई 1952 में राष्ट्रपति आदेश जारी किया गया था। फिर भारतीय अंग जो है अंतर्राष्ट्रीय होना चाहिए। अब जो है 7 जून 1955 में जो बाल गंगाधर तिलक की खेर की अध्यक्षता में यह संशोधन किया गया था। अब जो है 344 में जो राष्ट्रपति समिति संगठन से संबंधित जो आयोग गठन हुआ था, उसमें यह राष्ट्रपति के द्वारा कुछ हिंदी के द्वारा बड़े बड़े उठाए गए कदम थे। फिर 348 में उच्च न्यायालय संसद विधान विस्तार से प्रकाश डाला गया। फिर 1955 में आ जाता है हिंदी भाषा का आदेश जारी हुआ था 1955 में। फिर आगे आ जाता है हमारा राजभाषा अधिनियम 1976। इसमें क्या हुआ था? हिंदी भाषा की अधिक में करने के लिए मुख्य प्रावधान दिए गए थे। फिर आगे देखते हैं हम संपर्क भाषा जो हो गया भोलानाथ तिवारी, वह भाषा अन्य लोगों के संपर्क में आए। संपर्क भाषा का जो डेफिनेशन दिया था भोलानाथ तिवारी ने, वह भाषा जिसमें अन्य लोगों के संपर्क में आए, वह भाषा जो अन्य लोगों के संपर्क में आए, वह कौन सी भाषा कहलाएगी?
ये संपर्क भाषा। अब मानक भाषा क्या कहलाती है? खड़ी बोली हिंदी को ही मानक भाषा के रूप में माना गया है, यानी खड़ी बोली हिंदी का जो मानक भाषा के रूप में हिंदी को लिया गया है। अब जो है भारत और बोली, भाषा और बोली। भाषा जो है सीमित क्षेत्र में बोली जाती है तथा बोली जो है विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, बड़े व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है। अब जो सीमित क्षेत्र में है कई बोलियां पाई जा सकती है, और इन दोनों में जो है कई बोलियां पाई जा सकती है और इन दोनों का ही एक मानक रूप होता है। अब हिंदी के जो बहुत सारे रूप हैं, खड़ी बोली हिंदी के 4 विविध रूप प्रचलित हैं। पहला है उर्दू, रेख्ता, दक्षिणी हिंदी, हिंदुस्तानी। उर्दू में हो गया बानो बिहार, प्रारंभिक पुस्तक है, यानी ये उर्दू है बानो बिहार, इसका जो है प्रारंभिक पुस्तक है। रेख्ता फारसी को सरल रूप, धीरेन्द्र वर्मा जो इसका सरल रूप पुस्तक है वह है। रेख्ता जो है संस्कृत का प्राकृतिक भाषा है और ये धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अब जो है दक्षिणी हिंदी या हिंदवी हो गया हमारा, खड़ी बोली हिंदी के विविध रूप हो गए हमारे। अब चौथा आ गया हिंदुस्तानी। फिर अब अबुल कादिर जो नामक विद्वान थे, फारसी मिश्रित हिंदी, इन्होंने रेख्ता का अर्थ क्या निकाला? फारसी मिश्रित हिंदी, मतलब फारसी और हिंदी का मिश्रण किसको कहा? रेख्ता को कहा, अबुल कादिर नामक विद्वान ने। फिर देखते हैं हम आगे, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, वह हो गया संचार माध्यम और हिंदी। एक संचार क्या होता है? एक सूचना दूसरों तक पहुँचाना। रॉबर्ट एडिसन ने कहा, क्या कहा? उसका डेफिनेशन क्या दिया? वाणी, लेखन या संकेतों के द्वारा विचारों, अभिमतों अथवा सूचनाओं का विविध विनिमय करना संचार कहलाता है, यानी भाषा को अभिव्यक्त करना, विनिमय करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, वह क्या कहलाता है? संचार माध्यम कहलाता है। अब डॉक्टर हरि मोहन ने क्या कहा, यह भी देख लेते हैं। इन्होंने कहा संचार एक जटिल प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच अर्थपूर्वक संदेशों का आदान प्रदान किया जा सकता है। फिर जनसंचार माध्यम के जो 3 रूप हो गए वह है मुद्रण, इलेक्ट्रॉनिक और नवीन। जिससे मतलब जनसंचार का माध्यम है कि जो सूचनाओं को अधिक से अधिक लोगों तक विनिमय कराया जा सके। तो 3 माध्यम है, पहला है मुद्रण माध्यम, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक, तीसरा है नवीन। मुद्रण माध्यम में समाचार पत्र पत्रिकाएं आ गई, पोस्टर आ गए, पुस्तकें आ गई, इन सबों के द्वारा जो सूचनाएं पहुंचाई जाती है उससे क्या कहते हैं? मुद्रण माध्यम। फिर इलेक्ट्रॉनिक में आ गया हमारा रेडियो, टीवी, सीडी, कैसेट। फिर नवीन में आ गया इंटरनेट, कंप्यूटर, उपग्रह संचार, ये सब जो हमारे नवीन जनसंचार माध्यम के रूप हो गए, 3 रूप। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। और फिर अगर आपको लगता है कि कुछ टॉपिक क्लियर नहीं हुए अच्छे से, तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में भेजिए ताकि उस टॉपिक को मैं आप लोगों को और अच्छे से करवा सकूँ। फिर इससे जुड़ी जो आप लोगों को दिक्कत हो रही है वह मेरे कमेंट बॉक्स में करें ताकि मैं अपने इस वीडियो में सुधार करूं। तथा इससे जो मेरी जुड़ी अगली जो वीडियो आएगी, चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। अगला जो आएगा उसमें मैराथन होगा, यानी मैं उसमें 100-200 क्वेश्चन लेके आऊँगी जिन्हें मैं सॉल्व करवाऊँगी, जो नेट जेआरएफ की दृष्टि से, BA MA कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उस वीडियो को देखना ना भूलें। और ये जो मैंने आपको 3-4 वीडियोस इस टॉपिक पे बनाए हैं वह आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके नोट्स तैयार कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, मेरे नोट्स से कुछ नहीं होगा, आप लोगों को खुद पढ़ना पड़ेगा, खुद बनाना पड़ेगा, जिससे आप कहते हैं ना, ज़्यादा याद करते हैं तो इतना सा बस याद होता है। तो वही बात है, आप जब खुद से पढ़ेंगे, खुद से नोट्स बनाएंगे तो आप लोगों को ही फ़ायदा होगा। और इस चैप्टर से जुड़ी जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। वैसे टोटल सिलेबस मैंने जहाँ तक देखा है कि मैंने करवा दिया है, पर कुछ अगर आप लोगों को लगता है कि करवाना चाहिए तो मैं उससे करवा दूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। पर मैं चाहूँगी कि आप लोग भी 1-2 बार इसे प्रयास करें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, भोलानाथ तिवारी की और नगेंद्र जी की पुस्तकों को पढ़ें, ताकि एक पुस्तक पढ़ने से कुछ नहीं होगा। एक पुस्तक में अलग अलग विद्वानों ने अपने मत दिए हैं, दूसरे में अलग विद्वानों ने अपने मत दिए हैं हिसाब से। तो आप अगर उन चीज़ों को समझें तो आप लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। 1 बार पढ़े, 2 बार पढ़े, तीसरी बार तो आपके दिमाग में घुस ही जाना है। ठीक है दोस्तों, आज का सिलेबस यहीं कंप्लीट होता है। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब।